पेमेंट का ताल्लुक ना शेयर के साथ होता है, तो ये तो फिर जिस दिन साइन होगी तब तक की सारी पेमेंट, ये तो अजीब सी बात है ना। अच्छा, अब निकालें आप हजरात वो जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, लीज इज ए लीज और नॉट अ लीज। कम ऑन पेज नंबर 31। नहीं, एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं होगी, हुई भी तो मैक्सिमम IFRS 15 के MCQs की होगी, वो फिर देख लेना घर जाके लेने हैं कैसे। पेज 31। अच्छा भाई, एक दो तो आसान सी बातें हैं। एसेट एक्सप्लिसिट होना चाहिए तो भी लीज है, और इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में दो चीजें हुई हैं। एक, एसेट क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइड, और लेसर के पास एसेट बदलने का हक नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें पाई जा रही हैं तो एसेट क्या हो गया, आइडेंटिफाइड। बार बार बोलें, अगर एसेट एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली आइडेंटी और लेसर उसको बदल, तो फिर एसेट क्या हो गया, आइडेंटिफाइड। अगला एक कंट्रोल टेस्ट, अगला है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूं और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करूं। इसमें पैसे रखूं, लैपटॉप रखूं, इसके अंदर जो है वो मैं जूस के डब्बे रखूं। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, कहां कहां इस बैग को लेके जाऊं अगर मैंने ये बैग लीज पे लिया हुआ है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज इन हैंड्स ऑफ लेसी। The lessee has the right to direct, means lessee has the right to direct how and for what purpose asset is used। फिर क्या होना चाहिए, अगर how and for what purpose asset is used lessee के हैंड्स में है तो क्या होना चाहिए, it is lease। अगर how and for what purpose predetermine हो जाए, अगर how and for what purpose प्री डिटरमिन हो जाए। अब इस बात का मतलब समझें क्या है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन होना। लेसर ने कहा ये बैग है, इसको ले जाएं, इसमें सिर्फ आपने लैपटॉप डालना है, किताबें डालनी है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस मेरी तरफ से है। स्टैंडर्ड कहते हैं परेशान ना हो, ये लीज है। कब डालनी है किताबें, कितनी डालनी है किताबें, किस मुल्क में बैग लेके जाने हैं, ऑपरेट करने का राइट आपको दे दिया ना। अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन हो जाए। लेसर प्री डिटरमिन इसलिए करता है कि कई दफा लेसिस इसमें पानी डाल लेते हैं, वो पानी डालते हैं तो मटेरियल खराब हो जाता है, इसलिए लेसर अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्री डिटरमिन करता है। लेसर कहता है ये शिप है, इस शिप को सिर्फ आप इस रूट पे चला सकते हो। वो इसलिए कह रहे हैं इस रूट पे चला सकते हो कि उसकी शिप इधर उधर जाएगी तो कब्जा हो जाने, वो इसलिए डर रहा है। लेकिन ये लीज है, अगर ड्राइवर आपका ये शिप कहां जानी है, किस वक्त आनी है, कितना सामान लेके जाना है, सब आपके कंट्रोल में है। अगर लेसर ये कह दे कि ये शिप जो है वो आपको मैं दे रहा हूं, ये सिर्फ लाहौर से कराची तक समंदर है ही नहीं, तो ये शिप सिर्फ कराची से गवादर, तो कराची से ये शिप सिर्फ कराची से गवादर जाएगी और इसके ऊपर सिर्फ जो है वो खुश्क सामान जाएगा। स्टैंडर्ड खुश्क सामान, लिक्विड्स नहीं जाएंगे ना। KMNO4, अच्छा KMNO4 खुश्क होता है लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। तो ऐसी सूरत में लीज है या नहीं, बहुत सी उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। सिर्फ ये जो सामान है ये सामान जाएगा, इस रूट पे जाएगा, लीज है या नहीं। भाई यही तो समझा रहा हूं कि ये लीज है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन हो गया। क्या प्री डिटरमिन हुआ, रूट प्री डिटरमिन हो गया, सामान प्री डिटरमिन हो गया। लेकिन लेसी ने कहा कब लेके जाऊं, कैसे लेके जाऊं, सर वो आपकी मर्जी है, हमने आपको शिप दे दी है। ड्राइवर कौन सर वो आपकी मर्जी है। आप बताएं सब कुछ प्री डिटरमिन हो गया, बट राइट टू ऑपरेट तो हमारे पास आ गया ना। तो अगर चीजें प्री डिटरमिन हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी लीज ही होती है, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर चीजें प्री डिटरमिन हो जाए फिर भी लीज ही होती है, अगर राइट टू ऑपरेट हमारे पास हो। और कई दफा ऐसा होता है, अलग सिनेरियो एक और कई दफा ऐसा होता है आप इस बैग को अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर बनवाते हैं। मतलब कहते हैं एक जेब इधर भी बना दो इसकी, इधर से आप एक डंडा भी निकाल दो, मैंने उसको पकड़ना होता है,
इस तरह की अगर आप चीजें को इसको कहें तो फिर स्टैंडर्ड कहते हैं फिर बाकी चीजें ना देखो, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो प्री डिटरमिन हुआ हुआ है, लेकिन आपने डिजाइन की है ना, जब आपके डिजाइन पे बने तो इट इज ए लीज। आप मेरी मिसाल सुने जो अगली वाली है, वो आप बताएं लीज है या नहीं। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस हो गया प्री डिटरमिन, कि ये जी हम आपको कन्वेयर बेल्ट दे रहे हैं लीज के ऊपर, ये 1 किलोमीटर की बेल्ट है और आपकी फैक्ट्री के अंदर इसको बिछा दें ताकि रॉ मटेरियल के लिए आप लेबर निकाल दें और ये रॉ मटेरियल इस पे मूव करता रहेगा। ये लीज है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन हो गया, ये लीज है। लेकिन ये जो ऑपरेटर है वो हमारी तरफ से आएगा और बेल्ट को हम 4 घंटे से ज्यादा दिन में आपको ऑपरेट नहीं करने देंगे। रीजंस ये हैं कि ये बेल्ट फिर खराब हो जानी है, तो ऑपरेटर भी हमारा आ गया, टाइमिंग भी हमारी डिसाइड होगी। भाई अब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस भी डिसाइड हो गया है और राइट टू ऑपरेट छीन लिया गया है। तो इफ इट इज राइट टू ऑपरेट छीन लिया गया है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉट अ लीज, और इसकी एंट्रीज फिर नॉर्मल होंगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो छोटी छोटी सी बात आप लिख लें, इफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड, if how and for what purpose is predetermined, but lessee can operate, but lessee can operate, or it is specifically designed at request of lessee, फिर ये लाइन लिखाइएगा ना, then lessee has the right to control the use, फिर ये लाइन लिखाइएगा, then lessee has the right to control the use। So if the lessee has a right to control the use, so if, अगली बात अजीब सी लिखवाने लगा, so if the asset is identified, मतलब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी तो पास होना जरूरी है ना, so if the asset is identified it will be classified as a lease, फिर ये लीज होगी। और अगली मिसाल लिखें, एग्जाम्पल 2, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड, मतलब कहां लेके जाने, कैसे लेके जाने, क्या करना। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड, बट द एसेट विल बी ऑपरेटेड बाय, बोले लेसर, बट द एसेट विल बी ऑपरेटेड बाय लेसर। मतलब लेसर ने आपको स्विमिंग पूल दे दिया और कहा किस वक्त बंदे आएंगे, कैसे बंदे आएंगे, क्या, और वो स्विमिंग पूल में से मैं पानी भी निकाल लिया करूंगा, तो वो तो फिर ऑपरेट करने का राइट किसको मिल गया? देन देखिए इधर, देन लेसी हैज नो राइट टू, ये वाली लाइन, देन लेसी हैज नो राइट टू कंट्रोल द यूज। So even if identification test is passed, समझ आई बात? So even if identification test is passed, it will, this contract will not be classified as lease. For further details, my uncle has also done CA, so you can meet them in person. ओके, एथिक्स निकालें।
पेज आप लोग अभी समरी ना या ये ना खोलें, पेज 468, इंटेग्रिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट रहने, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रल रहने, आपने न्यूट्रल रह के काम करना है, किसी को अनड्यू फेवर नहीं देनी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ऐसा काम ना पकड़िएगा जो करना भाई ये एक आधा मिनट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगली मैंने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें करानी है। इंटेग्रिटी आपके अंदर होनी चाहिए और न्यूट्रल रह के काम करना है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को या किसी को अनड्यू फेवर देने के लिए कोई काम नहीं करना। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, अगर कर सके काम तो बताइएगा, वरना बता दीजिएगा कि ये मटन लैम्ब रोस्ट बनाना मेरे बस का काम नहीं है, मतलब बाद में जो लैम्ब के साथ कोई सलूक हो रहा हो। कॉन्फिडेंशियलिटी, ना अपनी जात के लिए ना दूसरों के लिए ये आपने इस्तेमाल करनी है इंफॉर्मेशन, और कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए। और ना एक और चीज़ भी आईकैप डालता होता है, वो ये है कि जब आप कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट करते हैं ना, तो वो आईकैप डालता होता है कि आपने जो कानून है ना पाकिस्तान का वो भी कोई तोड़ा होगा कॉन्फिडेंशियलिटी का, तो फिर वहाँ भी प्रोफेशनल बिहेवियर लिख के आते हैं। मतलब आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है कि ऐसा काम करना जिससे प्रोफेशन के नाम पर आना चाहिए, नहीं, तो लॉ को तोड़ना भी एक प्रोफेशनल बिहेवियर के अगेंस्ट है। थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट, आपकी ज़ात को फायदा पहुंच रहा हो, बीवी बच्चों को फायदा पहुंच रहा हो। सेल्फ रिव्यू, अपने ही काम को दोबारा चेक करने को कहा जा रहा हो। ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना मना नहीं है, जाएं कोर्ट केसेस लड़ें, एफबीआर में लड़ें, सब कुछ करें, लेकिन अनड्यू सपोर्ट ना करें। फैमिली एरिटी थ्रेट, इस पे आज बात करनी है। फेमिलियरिटी थ्रेट होता है आपकी अपनी कंपनी में या आउटसाइड द कंपनी, सप्लायर्स, डेटर, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स से इतनी लॉन्ग एसोसिएशन या इतना क्लोज बॉन्डिंग हो जाए कि आप उनको अनड्यू फेवर दें। द थ्रेट डेट ड्यू टू क्लोज और लॉन्ग रिलेशन with employing organization, yeah, a chartered accountant will also become too sympathetic to the interest or too accepting of their work. इसमें देख, ये इसने डाला हुआ है, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स के साथ इतनी लॉन्ग एसोसिएशन हो जाना कि उनको अनड्यू फेवर दें। इंटिमिडिएशन थ्रेट, बॉस को खौफ महसूस करना, मतलब बॉस कोई भी चीज कह देगा, आस्क करेगा तो आपको करनी पड़ेगी। पास्ट पेपर में अभी तक सिर्फ ये 3 सिनेरियोस टेस्ट हुए हैं, एमसीक्यू में 1-2 और भी हुआ था। पास्ट पेपर में ये टेस्ट हुए हैं कि बॉस ने एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहे तो बॉस ये वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट करे और एम्प्लॉय ये खतरा महसूस कर रहा है। इसमें बॉस एम्प्लॉय वाली बात नहीं है, एम्प्लॉय अपनी ज़ात के लिए या किसी दोस्त के लिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहा है, तो एम्प्लॉय ये प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है और एम्प्लॉय अपने ही लिए ये खतरा महसूस कर रहा है। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, मतलब बॉस ने एम्प्लॉयज़ को गलत एंट्रीज भी करने को कहा और दूसरा एंट्रीज करते हुए उसको खुद भी नहीं पता था एंट्रीज कैसे करनी है, तो फिर ऊपर वाले 3 भी लगाइएगा, ये वाला भी लगाइएगा। मतलब ये कोई वो नहीं है, मतलब ये जब भी आपको आप काम के लिए कॉम्पिटेंट ना हो तो फिर इसका लगाना पड़ेगा। IFRS 15 में एक सवाल आया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि वो कह रहे कि एंट्रीज इस तरह कर दो, बॉस कह रहे एंट्रीज इस तरह कर दो, और कोई मकसद नहीं बताया हुआ था। वो कह रहा था मेरे ख्याल से ये एंट्री इस तरह हो जानी चाहिए, मेरे ख्याल से एंट्री इस तरह होनी चाहिए, तो ये तो बात मुनासिब नहीं है। तो ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मसला है। अच्छा, आज का सफ़ा जो हमने आपको दी है वो सफ़ा उल्टा करके रख दें, वो सफ़ा उल्टा करके रख दें। दिस पेज इज इन एडिशन टू पेज 478 ऑफ वॉल्यूम 1 ऑफ एथिक्स चैप्टर। आज के नोट्स में ये सफ़ा होगा। बॉस टेल्स यू टू कीप रेवेन्यूज, टू बुक फेक रेवेन्यूज, टू प्रोसेस रॉन्ग जर्नल एंट्रीज, टू गेट अ बैंक लोन। ये सारा क्यों कर रहा है बॉस? टू गेट अ, 2 काम बॉस ने आपको कहे हैं, टू बुक फेक रेवेन्यू, टू प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेट अ बैंक लोन, टू गेट अ स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग। बॉस ने इसलिए ये कहा है। अब बॉस बताएं, बॉस में कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है?
इंटेग्रिटी, न्यूट्रल नहीं है और प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। अगला पढ़ें। You tell your friend company's EPS before being announced by company. सबसे मेन जो पहला वाला होता है वो बताएं, कॉन्फिडेंशियलिटी, और दूसरा प्रोफेशनल बिहेवियर। इट इज एन एक्ट जिसमें आप लॉ को भी वायलेट कर रहे हैं और ऐसा काम भी करें जिससे प्रोफेशन के नाम पर जी। थर्ड, मतलब मोरलेस पास पेपर के सिनेरियोज यही हैं जी। You tell your co-worker how much salary your manager is earning. अब ये बिल्कुल एक नई लाइन मैंने आपके सामने लिखी है, लेकिन मेन क्या हिट हुआ है, हाँ, मतलब कि आपने अपने को-वर्कर को बता दिया, मिसाल के तौर पे ये जो कैशियर है, कैशियर ने सिक्योरिटी गार्ड को बता दिया, या कैशियर ने जो है वो एडमिशन ऑफिस वाले किसी लड़के को बता दिया कि सर आसिफ की तनख्वाह कितनी है, तो ये बातें बता देना। व्हाट इज दिस? कॉन्फी जी। हाँ, कोई मसला ही नहीं, ले आओ ले आओ। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर तो एक ही है पूरा। ये नया सिनेरियो आपके लिए, ये देखें। इसमें थ्रेट नहीं बताने, क्रेडिटर ने आपको कहा है कि भाईजान बाकियों की पेमेंट हो रही है, नहीं मेरी करा, बस देखो ना, सेल्फ इंटरेस्ट में होते सवाल दोबारा दसे है, वेख लै तेरे पढ़ लै, मेहरबानी, फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो थ्रेट से चला गया। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी अगर आप लोगों के जहन में आ गए तो बड़ा कमाल है। अब आप न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे, कॉम्पिटेंट तो है ना आप, मतलब कॉम्पिटेंस का तो कोई मसला नहीं, ठीक है, आप आ जाके इंटेग्रिटी भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो पहला लिख के आना चाहिए वो ये लिख के आना चाहिए, ऑब्वियसली आफ्टर गेटिंग दिस ऑफर यू विल नॉट बी ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिविटी आपके अंदर नहीं रहेगी। इंटेग्रिटी भी डालें, प्रोफेशनल बिहेवियर भी डालें, आप ऐसा काम करने लगे जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आएगी, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई मसला नहीं है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का कोई मसला नहीं है। ओके, देख रहे हैं यार जी, लोग ना एक मारे हैं ना। अच्छा जी, हम अजीब तरीके से पढ़ देते हैं, यहां से पढ़ें पढ़ें। You aggressively defend your company's illegal tax evasion. You aggressively defend your company's court case in front of FBR or any court. So what is this? Advocacy threat. ये ना मैंने पहली दफा डाला है असल में, ये कभी ICAP ने टेस्ट नहीं किया। फेमिलियरिटी थ्रेट, यू अप्रूव्ड एन इन्फ्लेटेड इनवॉइस, जेन्युइन इनवॉइस या एक्स्ट्रा पेमेंट रिश्वत उसमें होगी शायद, you approved an inflated invoice without checking it because supplier is your cousin, long relation या close relation, long भी होएगा, or you have long association with the employee। ये काट दें तो गलती से, मैं अभी कटवा दूंगा, ये वो इधर उधर की चीजें मिक्स होके गलती से आ गई। अच्छा जी, you approve undue bonus for your who is working in the same company। ये थोड़ी सी ना एक बात समझने की कोशिश करें, इतना टेक्निकल कभी ICAP गया नहीं। एक CA ने अपने बेटे की तालीम के लिए कुछ 2 नंबर एंट्रीज करके ऑर्गेनाइजेशन से बेटे की तालीम के लिए पैसे निकलवा लिए, तो यानी उन्होंने कहा कि यार वो तू ये कर दे, बेटे की तालीम के लिए तेरे पैसे दे देंगे। ये तो सेल्फ इंटरेस्ट है। ये क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि वो आपका फैमिली मेंबर है तो ये सेल्फ इंटरेस्ट है। लेकिन अगर वही फैमिली मेंबर आपकी कंपनी में भी है
और फिर आप कहते हैं कि इसको बोनस दे दो, इसको गाड़ी दे दो, इसको ये दे दो, तो फिर आप फेमिलियरिटी लगा के आएंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अपने फैमिली मेंबर को सपोर्ट करना, सिर्फ जो कि आपकी कंपनी का सप्लायर भी नहीं है, आपकी कंपनी का क्रेडिटर भी नहीं है, आपकी कंपनी का डेटर भी नहीं है, आपकी कंपनी का एम्प्लॉय भी नहीं है, और फिर अपने रिश्तेदार को सपोर्ट करना, इट इज सेल्फ इंटरेस्ट। बट इफ, तो फिर सब कुछ होगा। लिखिए जरा छोटा सा, इफ our son is working in our company, मेरा सूरज मेरी कंपनी में काम कर रहा है। चांद पहले कहते होते थे, हरकतें देख के आप नहीं कहते, बड़े होके कौन कहते चांद, मेरा चांद आ रहा है, बहुत ही कम वालिदैन है बड़े होके भी चांद कह रहे होते हैं, बच्चे ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी होती। if our son sorry, if our son if our son is working, if my son is working in same company, if my son is working in same company and I give him undue benefits, and I give him undue benefits, then it is familiarity and self-interest threat, both. अच्छा, but if my son is फारिग, मतलब घर बैठा होता है, if my son is not in company, if my son is not in company, then organization give him a favor, then for me it is, बोलें, only a self-interest threat. पॉज करो, इसी से क्या करवाना, जो मर्जी करें बच्चों को, जो दिल है। अच्छा, स्कूल तो नहीं, अभी तो वो मदरसे पढ़ा है। अच्छा, पॉज करो, ओके, चलें जी आगे। इंटिमिडेशन थ्रेट तो पता ही आपको, द CFO थ्रेटन्स टू फायर यू इफ यू, लेकिन थ्रेटन्स टू फायर का कोई मसला नहीं है। मैंने कहा था सिंपल भी CFO आपको कह दे कि भाई ये एंट्री करके आओ, तो बाय डिफॉल्ट आप दिल में क्या फील करेंगे, इंटिमिडेशन थ्रेट। ओके, चलें जी, ये दो, you are asked to run the internal audit on a ledger। अच्छा, मुझे बताएं ये एथिक्स हैं किसके लिए? अब तो आप लोगों ने ऑडिट भी कई लोगों ने पढ़ ली है, ये एथिक्स हैं किसके लिए? बिजनेस अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, यानी एज अ CFO आप काम कर रहे हैं, एज एन इंटरनल ऑडिटर आप काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए एज आप टैक्स देख रहे हैं, मतलब यू आर नॉट ऑडिटर, यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपके ऊपर ये स्टैंडर्ड्स लगते हैं। तो मतलब कि आप अकाउंटिंग संभाल रहे हैं या टैक्सेशन संभाल रहे हैं, एंट्रीज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं, फिर आप पे ये स्टैंडर्ड्स लगते हैं। अगर आप उस कंपनी को ऑडिट करने आए हैं तो वो तो ऑडिट की क्लास के स्टैंडर्ड लगेंगे। यू आर आस्क्ड टू रन द इंटरनल ऑडिट ऑन द लेजर, यू जस्ट फिनिश्ड बुक कीपिंग, आपने जिस बुक कीपिंग को भी कंप्लीट किया, लेजर अकाउंट बनाया, उन्हीं का ऑडिट करने का आपको कह दिया गया। सो इट इज you hire a new assistant for the finance team and are later assigned to independently judge their work. Self review, पहले भी self review, अब भी self review. You get a massive bonus, you get promotion, you get a new car if profits are high, tempting you to hide expenses. So it is a self interest threat. Okay. SIC 32 निकालें। SIC 32 जी भाई, जी my dear। पेज नंबर 10338। प्लीज ये अल्फाज नहीं है हमारे कानून में, हमारे स्टैंडर्ड में रिसर्च का लफ्ज भी नहीं है, डेवलपमेंट का लफ्ज भी नहीं है, ये अल्फाज नहीं है। वेबसाइट कॉस्ट में जो अल्फाज हैं वो प्लानिंग है। एज अ जनरल रूल फिजिबिलिटी स्टडीज, अच्छा कई दफा हमने देखा है कि वो वेबसाइट कॉस्ट के अलावा जो चीजें आप इंटरनली जनरेट कर रहे हैं, फॉर्मूला वगैरह, उनके लिए भी फिजिबिलिटी स्टडीज के लफ्ज यूज कर देता है, वो भी एक्सपेंस में जाती हैं। फिजिबिलिटी स्टडीज डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स और सेलेक्टिव प्रेफरेंसेस के लफ्ज आएंगे तो इसको आप प्लानिंग फेज समझेंगे और इसको कहाँ डालेंगे, एक्सपेंसेस में। पेज 1038 किताब के एंड से शुरू करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये चीज मैंने आपको पॉज पे करवाई हुई थी, ये मैं आज बताता हूं। डोमेन नेम लेना, डेवलपिंग कोड फॉर एप्लीकेशन, कोडिंग करना, इसी के तो पैसे होते हैं, डेवलपर्स इसी के तो पैसे, ये तो मेन काम है डेवलपिंग कोड फॉर एप्लीकेशन। इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशंस एंड स्ट्रेस टेस्टिंग, यानी सिस्टम पे लोड डाल के देखना, इसके लिए जो भी खर्चा हो, तो ये सारा का सारा जाएगा बोलें किसके अंदर, वेबसाइट कॉस्ट्स में। नो व्हाट इज दिस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ये कौन सा वाला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो नहीं है जो कि हार्डवेयर के साथ विंडोज आती हैं, ये वो नहीं है। ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो फाउंडेशन है जो आपने वेबसाइट बनाने से पहले बनानी है, कि वेबसाइट को बनाते हुए जो कोडिंग करनी है, कोडिंग से पहले जो फाउंडेशन बनानी है, वो एक सॉफ्टवेयर बनता है जिसके बाद कोडिंग करनी आसान हो जाती है। ये वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए नेवर टेस्टेड बाय आईकैप, आईकैप ने इसको कभी टेस्ट नहीं किया। ये एक लेयर होती है जो वेबसाइट के बेस पे लगी होती है और वेबसाइट को बनने में क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो छोटी सी लिख लें बात, the hardware on which we are creating website, the hardware on which we are creating website will contain windows, विंडोज के साथ ब्रैकेट में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये विंडोज का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, विंडोज का, और ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। दिस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर is a part of cost of hardware
एंड डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 16। ये और है, ये अब ये वाला भी मैं लिखवाता हूं, पहले मैंने जो बात लिखवाई है वो लिखें। ये विंडोज क्या है, दिस बोलें क्या है, हाँ, दिस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ पीपी, इज अ पार्ट ऑफ पीपी and dealt in accordance with IS 16. However, on page 1038, the operating software in point 2, however, on page 1038, the operating software in point 2 is an independent software और ये डेवलप होगा, which is developed as a foundation, ये फाउंडेशन में खड़ा होगा, which is developed as a foundation for creating website. So it is part of website cost. अच्छा, ये सारे भी चले गए उधर एप्लीकेशन। अच्छा, ग्राफिकल डिजाइनिंग इतनी महंगी नहीं होती, अपीयरेंस ऑफ वेब पेज और सारा, मेन मैंने बताया कोडिंग एप्लीकेशन, ये जो कोड होते हैं इसके ज्यादा पैसे होते हैं। कंटेंट डेवलपमेंट, उसके बाद कंटेंट डालना वेबसाइट के ऊपर, ये सारा का सारा कैपिटलाइज होगा। और ये जो सारा बाद के खर्चे हैं ये ऑपरेशनल फेज है, अपडेटिंग ग्राफिक्स, न्यू फंक्शंस, रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन, बैकिंग अप डाटा, रिव्यूइंग सिक्योरिटी एक्सेस, एनालाइजिंग, ये सारे के सारे हमेशा कहां जाएंगे, सेलिंग एडमिन के बारे में अगर खुदा ना खास्ता कह दे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, फिर आप इनको क्या डाल दीजिएगा, वेबसाइट की कॉस्ट में, वरना सेलिंग एडमिन कभी भी वेबसाइट की कॉस्ट में नहीं जाएंगे। एक सारे रूल के अंदर ऑल टुगेदर एक्सेप्शन है कि अगर एक वेबसाइट सोली एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए बन रही है तो उसकी ये तीनों फेजेस भी एक्सपेंस में जाएंगे। ये एमसीक्यू के अंदर सवाल आया था मेरे ख्याल से टर्म टेस्ट में या कहीं पे। तो अगर एक वेबसाइट बननी किस मकसद से रही है, तो फिर ये वाली सारी फेजेस भी कहां जाएंगी, एक्सपेंस में जाएंगी। अगली बात और बड़ी ही इंपॉर्टेंट, वो ये कि जो वेबसाइट बन तो नहीं रही फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बल्कि उस पर आपने कोई प्रोग्राम्स लॉन्च करने हैं जिनकी लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करेंगे, उस पर आपने कोई प्रोडक्ट्स सेल करनी है डाल के, अगर उस पर्पस के लिए वेबसाइट बन रही है तो फिर याद रखिएगा इसमें जो पिक्चर्स की कॉस्ट है वो हमेशा जाएगी एक्सपेंस में, चाहे फोटोग्राफर जितने मर्जी मिलियन ले ले, वो एक्सपेंस में जाएंगी, और बाकी कॉस्ट इस रूल के मुताबिक क्या होंगी, कैपिटलाइज होंगी। ये थी वेबसाइट कॉस्ट। ओके, अब आप हजरात निकालें IS 12 निकालें। और क्या किया वॉल्यूम 1 में, एथिक्स, क्या निकालने को कहा है भाई आपको, IS 12। जी तशरीफ ले आए पेज 199 पे, 199 पे। करंट टैक्स लायबिलिटी और करंट टैक्स एसेट की मिसाल दें, करंट टैक्स लायबिलिटी और करंट टैक्स एसेट की मिसाल दें।
असल में करंट टैक्स एसेट आपने कैफ 2 में पढ़ा होता है, तो इसलिए आपको भूला हुआ है। आप कैफ 2 में सॉल्व करते थे न्यूमेरिकल्स बिजनेस के, तो बिजनेस के न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करते थे तो करते करते आप जाते थे टेबल 1 और 2 पे निकालते थे टैक्स, वो होता है सीटीपी, वो होता है सीटीपी, उसकी एंट्री होती है करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। इसमें से आप टैक्स की क्लास में माइनस करते थे एडवांस टैक्सेस ऑलरेडी पेड। तो एक टैक्स है जो हमारा साल के एंड, पेज में 199, एक टैक्स है जो हमारा साल के एंड पे बनता है, और एक होता है पेएबल टू गवर्नमेंट। जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको पता है दोनों में फर्क है। साल के एंड पे आपका टैक्स बना 9 मिलियन, वो टेबल 1-2 होता था टैक्स की क्लास में, उस पर रेट लगा के बनता था। फिर आप न्यूमेरिकल में माइनस करते थे टैक्सेस ऑलरेडी पेड। तो जो टैक्सेस ऑलरेडी पेड होते हैं वो होते हैं करंट टैक्स एसेट्स, और जो पेएबल होते हैं वो होते हैं करंट टैक्स। तो आप लोग तो उनको ऑफसेट करते थे, आप लोग टैक्स निकालते थे, अब माइनस करते थे एडवांस टैक्स पेड, और पेएबल टू गवर्नमेंट की फिगर निकल आती थी। तो बताएं क्या ऑफसेटिंग ऑफ CTP at advanced taxes is allowed? Yes, but there are certain conditions. Okay, please write down. Current tax liability क्या होती है? CTP. और current tax assets कौन से होते हैं? Advance taxes already paid. अगर कैफ 2 पढ़ा हुआ तो बिल्कुल ही याद होगा, बिल्कुल। Advance taxes already paid. अभी MCQ के एतबार से कुछ बातें पढ़ लें। A company must offset, a company current tax assets and current tax liabilities if and only if it has a legal right to set off the recognized amount. ये legal right तो फिर हर मुल्क में जाके देखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ मुल्क कहते हो ये सेट ऑफ ना करें, वो जो एडवांस टैक्स दिया हुआ है वो फिर कभी एडजस्ट करा लीजिएगा, फिलहाल हमें पूरा टैक्स दें। तो ये तो फिर हर मुल्क के कानून के मुताबिक रूल डिफरेंट होगा। अगर उस मुल्क के कानून में ये लिखा हुआ है कि आप ऑफसेट कर सकते हैं, बिल्कुल करें। एंड इंटेंड्स भी, एंड इंटेंड्स, और आपकी नियत भी है कि मैंने उनको कैसे सेट करने, नेट करके। आपकी नियत भी है मैंने उनको नेट, असल में पता है आपको ईयर एंड के ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ होता, तो इसलिए एक चीज लायबिलिटी में नजर आ रही होती है और दूसरी चीज एसेट में नजर आ रही होती है। क्यों नहीं ईयर एंड पे टैक्स पे हुआ होता? अच्छा, अब क्या लायबिलिटी और एसेट में शो करें चीजें या मस्ट ऑफसेट? ऑफसेट कर दे, बैलेंस शीट बनाने से पहले ऑफसेट कर दे। बैलेंस शीट में सिर्फ क्या नजर आ रहा होगा? अच्छा, मुझे आप मिसाल दें कौन सी ऑफसेटिंग की इजाजत नहीं है बैलेंस शीट में। जो पहले ऑफसेट तो समझ लेना होता क्या है। बैलेंस शीट में कौन सी ऑफसेटिंग की इजाजत नहीं है? सही किया आपने। और आपके सिलेबस की हाँ IAS 1037, हाँ, एक पार्टी से रिसीवेबल है किसी और से और दूसरी पार्टी की तरफ लायबल फील कर रहे हैं, इनको बैलेंस शीट में ऑफसेट करने की इजाजत, लेकिन इनको P&L के अंदर नेट कर सकते थे। याद आ गया रीइंबर्समेंट के रूल्स थे, तो वो भी एक ऑफसेटिंग हमने पढ़ी हुई है। वो ऑफसेटिंग मना थी, और करंट टैक्स और करंट लायबिलिटीज की ऑफसेटिंग मना नहीं, करनी है, मस्ट ऑफसेट। तो बैलेंस शीट में फिर क्या नजर आएगा बताएं? बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा? बैलेंस शीट में नजर आएगा नेट टैक्स पेएबल, क्योंकि हमने क्या करनी है? ऑफसेटिंग करनी है। A company must offset current tax assets and current tax liabilities if and only if it has a legal enforceable right to set off the recognized amounts and intends either to settle on a net basis or to realize asset and settle liabilities simultaneously। या नेट सेटल नहीं करेंगे, जो देने होंगे वो देंगे पैसे, और जो मांगने होंगे वो उसी वक्त वापस मांग लेंगे। तो अगर आपने ये काम करना है तो आप ऑफसेट करें। वैसे कहते हैं एंटिटीज विल हैव नॉर्मली हैव अ लीगल एनफोर्सेबल राइट टू सेट ऑफ अ करंट एसेट अगेंस्ट अ करंट टैक्स लायबिलिटी when they relate to income taxes which are levied by same FBR and tax authorities permits the entity to make or receive single net payment। कहते हैं आमतौर पर ये दुनिया में होता है। बहरहाल हम तो सिर्फ पैरा 71 ही आपको आज बताएंगे कि पढ़ाया। ओह, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी सेट ऑफ हो सकते हैं या नहीं? मुझे बताएं हम करते हैं या नहीं? मुझे बताएं हम करते हैं या नहीं? पहले मुझे बताएं हम करते हैं या नहीं? क्या हो गया बोले? ओ भाई इतनी लंबी वर्किंग बनाते हैं, डीटीएल 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 डीटीए डीटीए, नेट आके एक कैरी डाउन निकलता है, उस कैरी डाउन को हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो हम तो इतनी ज्यादा ऑफसेटिंग करते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटीज की। मतलब ये नहीं कि लायबिलिटीज को अलग करके बैलेंस शीट में लेके जा रहे हैं लायबिलिटीज में, और एसेट्स को नेट करके
ये तो नहीं करते हम, उनकी ऑफसेटिंग करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अ कंपनी मस्ट ऑफसेट, अ कंपनी न्यूमेरिकल्स के एतबार से शायद तो नहीं डिस्कशंस इतनी ये, लेकिन थ्योरी के एतबार से चलो कर ले, एमसीक्यू आ जाए। अ कंपनी मस्ट ऑफसेट डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इफ एंड ओनली इफ द एंटिटी हैज अ लीगल राइट टू ऑफसेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। डीटीएल डीटीए तब नेट कर सकते हैं जब उस मुल्क में करंट टैक्स नेट करने की इजाजत हो। ये अजीब सी शर्त हो गई। आगे चलें। एंड द डीटीए डीटीएल रिलेट टू इनकम टैक्सेस लेविड बाय सेम टैक्स अथॉरिटी। पाकिस्तान में तो कोई मसला ही नहीं, टैक्स अथॉरिटी एक एफबीआर, उसी ने आपको कहा है कि डिडक्शंस फ्यूचर में ले लेना, और वो कह रहा है कि अभी टैक्स ना तो फ्यूचर में टैक्स दे देना। ये तो एफबीआर नहीं कहा हुआ है कि इंटरेस्ट पे बाद में टैक्स दे देना जब मिले, एफबीआर नहीं कहा हुआ है थोड़ी सी डिडक्शन अभी माइनस कर लो, थोड़ी सी बाद में माइनस कर लेना, तो ये तो कोई मसला नहीं। बस आगे तो नहीं, हमने लिखा होगा आज के नोट्स में पॉइंट बी की पहली दो लाइनें। ओके, तो इसको कब ऑफसेट करने, जब बोले लीगल राइट हो और हमारी इंटेंशन हो। इसको कब ऑफसेट करने, जब इसको ऑफसेट करने की इजाजत हो उस मुल्क में और सेम टैक्स अथॉरिटी इन्वॉल्व हो, ये शराइत हैं। ओके, डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स में क्या आता था वैसे, किसी को याद हो? डिस्क्लोजर्स में पहली लाइन में आता था सीटी, फिर आता था डीटी, फिर आता था सीटी प्रायर, फिर टोटल आ जाता था। इस तरह नहीं आता था, सॉरी, आता था करंट टैक्स एक्सपेंस करंट ईयर प्रायर ईयर, फिर आता था डीटी, फिर टोटल आ जाता था, और पीबीटी, फिर उसके बाद टैक्स रेट और टैक्स, और उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम, डिडक्शन नॉट अलाउड, रेट चेंज का इफेक्ट, और जनरल रेट चेंज का इफेक्ट, और प्रायर ईयर का टैक्स। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स एक्सपेंस? बेसिकली व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स एक्सपेंस? The major component of tax expense must be disclosed separately. We must include current tax expense and any adjustment recognized in period for prior CT current and CT prior. कहते हैं these are the major components of tax expense. These are the major components, and another important component is DTE. So what are the two components being discussed in first line? CTE current year and CTE, and the amount of DTE may be income. DTE may be income. DTE भी आता था, DTE रिवर्स भी होता था, उल्टी, relating to origination and reversal of temporary difference. The amount of DTE relating to change in rate or imposition of new taxes. वो अलग अलग नियम दिखाते होते, इधर इसी तरह दिखा देते होते हैं। अच्छा, उसके बाद इसने क्या डाला है? The amount of benefit arising from previously unrecognized deferred DT from write-downs or reversal of provisions of deferred tax, amount of tax expense relating to those changes in accounting policy and errors. The following must are the aggregate current and deferred tax expense. बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपके स्कोप से बाहर की चीजें हैं, तो बस ये काफी है। तो कितनी हो गई कंपोनेंट्स में? 3 चीजें होंगी। अच्छा, सिर्फ पहले 3 बुलेट आज के नोट्स में लिखे होंगे, उसके बाद क्या आगे बोलें? वो बोले ना जल्दी। रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन कैसे बनती है? अ न्यूमेरिकल रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। पीबीटी को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे कंपेयर करते हैं टैक्स एक्सपेंस से। ऑल्सो डिस्क्लोजिंग द बेसिस ऑन विच एप्लीकेबल टैक्स रेट इज कंप्यूटेड। अ न्यूमेरिकल रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द एवरेज टैक्स rate and the applicable tax rate, also disclosing the basis on which applicable tax rate is computed. रिकॉन्सिलिएशन मैंने आपको बताया था रुपीज में भी बन सकती है और परसेंटेज में भी बन सकती है। अ न्यूमेरिकल रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द एवरेज टैक्स रेट एंड एप्लीकेबल टैक्स रेट। किसी को याद है परसों की क्लास में एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना था? 30%, और एवरेज निकला था 28.1%। सो इफेक्टिव टैक्स रेट और एप्लीकेबल टैक्स रेट, ऑल्सो डिस्क्लोजिंग द बेसिस ऑन विच टैक्स रेट इज कंप्यूटेड। बेसिस को छोड़ें, मतलब बस ये बताना था आपको कि रिकॉन्सिलिएशन कितनी बेसिस पे बनती है? 2 बेसिस पे बनती है। कौन कौन सी? लेकिन ये दोनों मस्ट हैं, या दोनों में से कोई एक भी कर दें तो काफी होगी?
The following must be disclosed. Explanation of relationship between tax expense and accounting profit in either of the both formats. या ये फॉर्म यूज कर लें या ये फॉर्म यूज कर लें. तो लिख लें यहाँ पे पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, पास पेपर क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन, जिसमें रिकॉन्सिलिएशन किस बेस पे बनी थी? परसेंटेज की बेस पे बनी थी. अच्छा, अब IFRS 15 के MCQs हैं, ये इंशाल्लाह बस करें अगली क्लास में कर लेंगे 4:30 बजे या 4:45, जिस वक्त वो टैक्स वाले फ्री हुए. ये निकालें EPS क्वेश्चन 19 निकालें जो टेस्ट में आया था. पता नहीं वो थोड़ा सा डिफरेंट सा था, क्योंकि उसमें शायद वो भी था मेरे ख्याल से, बोले ना क्या था, पेज नंबर, इस समय EPS टेस्ट होगा. मैं सीरियसली तो मेरे ओवरऑल क्या कह रहे हो? अच्छा, इस मंडे को टेस्ट, इस मंडे को टेस्ट अगर करना है तो IFRS 15 का कर लें. अच्छा, किधर है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या है? EPS पेज नंबर 342. नहीं, इधर ढूंढे ना, मेरे इधर. किधर है? ओके, पहले ऐसे कर लो. MCQ नंबर 4, MCQ नंबर 4 ये टेस्ट में देखा है ना. Many analysts believe that the trend of EPS is more reliable indicator of performance than the trend of net profit. बताएं जी वजह. MCQ नंबर 4, नेट प्रॉफिट से अच्छा ट्रेंड पता चलता है या अर्निंग पर शेयर से अच्छा ट्रेंड? अच्छा, एक मिसाल देता हूं. एक कंपनी का नेट प्रॉफिट है 100 मिलियन, दूसरी कंपनी का नेट प्रॉफिट है 80 मिलियन. बताएं कौन सी कंपनी अच्छी है? जिसने क्या कमाया है? जिसने क्या कमाया है? जिसने क्या कमाया है? 100 मिलियन? बिल्कुल नहीं भाई. सवाल ये आएगा क्या लगा के क्या कमाया है. वो हो सकता है उसके नंबर ऑफ शेयर्स कम इशू हुए और उसने 80 मिलियन कमा लिया हो, और दूसरी के नंबर ऑफ शेयर जो है वो ज्यादा, बहुत ज्यादा इशू हुए हों, और बल्कि डबल ट्रिपल इशू हुए हों, और फिर उसने कहीं जाके ये कमाया हो. आप बताएं, पैट देख के कंपनीज का पता चलता है या बेहतर है पैट को ऑर्डिनरी शेयर्स की क्वांटिटी से डिवाइड कर लें? वो अलग बात है कि वेटेड एवरेज होते हैं. आप बताएं, ये जो एनालिस्ट सोचते हैं कि EPS मोर रिलायबल इंडिकेटर, ये बात एनालिस्ट की सही है या नहीं? चलें अगली बात आप पढ़ें. Which of the following statement supports this view? कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि एनालिस्ट के इनके व्यू को सपोर्ट कर रही है? कहते हैं नेट प्रॉफिट मैनिपुलेट हो जाते हैं, लेकिन EPS लोग कहते हैं मैनिपुलेट नहीं हो सकती. ये बात सपोर्ट नहीं करी इनके व्यू को, क्योंकि जब प्रॉफिट मैनिपुलेट होते हैं तो प्रॉफिट मैनिपुलेट होने से EPS में प्रॉफिट यूज होने हैं, तो EPS भी मैनिपुलेट हो जाएगी. फिर तो वो पैट नहीं आगे उसके अंदर जाने. EPS takes into account additional resources made available to earn profit when new shares are issued for cash, whereas net profit does not. EPS नए शेयर इश्यू होने की वजह से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाती है, लेकिन पैट को पता नहीं चल रहा होता कितने नए शेयर इश्यू है. पैट बस उसी तरह होता है, पिछले साल का पैट 80, इस साल का पैट 90. ये बात तो सही है, ये बात तो सही है. डिस्क्लोजर ऑफ डाइल्यूटेड EPS फिगर इज अ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर ट्रेंड. ये तो बिल्कुल टॉपिक से हटके उसने बात कर दी, इसका तो इधर कोई तुक ही नहीं बन रही थी. कहता है डाइल्यूटेड EPS जो है वो अगले सालों का प्रॉफिट बताती है. ऐसा कुछ है? डाइल्यूटेड EPS अगले सालों का प्रॉफिट बताती है या पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का एक्सरसाइज होने की वजह से फ्यूचर में EPS का कम होना बताती है? जो आपने कहा है वो कह दो सर, जो आपने कहा है. Comparative EPS is restated where a change of accounting policy affects the previous year profit. पिछले साल की EPS रीस्टेट, ये वाला सवाल अब करवाने लगा हूं.
ये वाला सवाल अभी आपको करवाने लगा हूं, ये जो क्वेश्चन 19 मैंने कहा है उसमें ये हुआ है। कंपैरेटिव ईपीएस इज रीस्टेटेड, पिछले साल की ईपीएस रीस्टेट की जाती है अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ने पिछले साल के प्रॉफिट बदले हैं। बिल्कुल, अगर पिछले साल के प्रॉफिट बदले गए थे तो क्या हुआ था, अगर पिछले साल फाइफो के ऊपर पैट कैलकुलेटेड था, अब पॉलिसी वेटेड एवरेज है, तो आपने पढ़ा हुआ FR1 में कि वो रीस्टेट होते हैं पिछले साल के पैट। अब बताएं ये बात व्यू कर रही है इनके सपोर्ट? ये बात तो सही लिखी हुई है, लेकिन याद रखिएगा ईपीएस रीस्टेट खाली नहीं होती, पैट भी तो रीस्टेट होते हैं। तो पैट भी रीस्टेट हो गई, ईपीएस भी रीस्टेट हो गई, इससे उनका व्यू साबित हुआ या ये तो पैट और ईपीएस दोनों में ही एडजस्टमेंट होती है? तो ये एडजस्टमेंट तो दोनों में होती है। असल क्या बात थी वो जो उसने पॉइंट नंबर बी में लिखी थी, तो द टफ पार्ट वाज ओनली पॉइंट डी। पॉइंट डी बड़ा अच्छा पॉइंट लग रहा था कि यार ईपीएस रीस्टेट हो जाती है, और भाई ईपीएस रीस्टेट होती है तो प्रॉफिट भी तो रीस्टेट होते हैं। बताएं, ईपीएस रीस्टेट इस वजह से होती है ना, पैट रीस्टेट होता है, पैट भी तो रीस्टेट हुआ है, तो पैट भी सही हो जाते हैं। तो इसका मतलब है जो मेन बात थी वो कौन सी थी, पॉइंट बी। अच्छा, अब वो बताएं कौन सा था सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 342। मेरे ख्याल से अभी 15-20 मिनट लगा के ना IFRS 15 के एमसीक्यूज भी खत्म करें और जाएं, ताकि और कोई टेंशन ही ना हो। पेज नंबर 342, वैसे भी एमसीक्यूज तो बंदा कर ही लेता है। 342। अच्छा, इस सवाल के करने का तरीका बस मैंने आपको बताना है, बाकी इस सवाल की ईपीएस तो आप सबको सही निकालनी चाहिए थी। ईपीएस तो आप सबको सही निकालनी चाहिए थी। आईकेप ने अपनी किताब में डाला है, जाहिर बात है आपको पता है 8 नंबर R1 में से टेस्ट हो सकते हैं, वो किसी भी टॉपिक में से हो सकते हैं। एक दफा एथिक्स में टेस्ट हुए थे, एथिक्स में टेस्ट हुए थे, अभी फाइनल अकाउंट के अंदर टेस्ट हुआ है। IS 41 की कौज वाले एडजस्टमेंट आई थी, अब वो प्योरली R1 के अंदर से आई थी फाइनल अकाउंट के तब था, लेकिन अब तो वो होगा ना। एक और मिसाल, एथिक्स के अंदर एक दफा सवाल आया था कि उसकी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपीई में डाला हुआ है, तो ठीक है, इट इज देयर, ये कई दफा हो रहा है ऐसा। 7-8 नंबर का उसने क्वेश्चन रखा है, लेकिन अब उसकी तैयारी करने ना बैठ जाइएगा, चलो आज मैं 8 नंबर अपने पक्के करता हूँ, 92 तो आ ही जाते हैं, ये 8 भी जरा पक्के हो जाए गोल्ड मेडल, ताकि यकीनी हो जाए। डिटेल्स ऑफ शेयर्स इश्यूड आर एज फॉलोज। ऑन यकम मार्च 2020, साल कौन कौन सा है, 20 और 21। 20 का ऑडिट हो चुका है, जारी बात है, और 21 क्या है, ये तो आप लोग लफ्ज पढ़ते होंगे IS 8 में इस तरह के। डिटेल्स ऑफ शेयर्स इश्यूड आर एज फॉलोज। यकम मार्च 2020, CL इश्यूड 20 मिलियन शेयर्स एट ₹18 ईच। ओह अच्छा, पहला साल है बिजनेस को, ओपनिंग शेयर्स तो है ही नहीं। CL इश्यूड 20 मिलियन शेयर्स एट ₹18 ईच। इसको कौन सा शेयर करेंगे, इसे कहेंगे मार्केट प्राइस पे इशू, इसे क्या कहेंगे। ऑन यकम अक्टूबर CL इश्यूड 15% बोनस शेयर्स, और बोनस शेयर की मार्केट प्राइस तो नहीं देखनी होती, तो इसको तो क्रॉस कर देंगे, बोनस शेयर की मार्केट प्राइस नहीं देखनी होती। मैं पहले ईपीएस के एंगल से सवाल डिस्कस कर रहा हूं। ऑन यकम सितंबर 2021, CL इश्यूड 40% राइट शेयर्स, ठीक है, 40% राइट शेयर्स आ गए। तो अब बता दें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन में पहले साल क्या क्या यूज होना था, जो नए शेयर इशू किए हैं और जो बोनस, और इनका जो कैरी डाउन होना था वो अगले साल का ब्रॉड डाउन होना था, और अगले साल सिर्फ कौन से शेयर आने थे, राइट शेयर। इससे ज्यादा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन में कुछ नहीं था। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिवैल्यूएशन सरप्लस कहीं यूज नहीं होना था ईपीएस के सवाल में। ये प्रॉफिट 20 का 20 में पता था, ये प्रॉफिट 21 का है, अभी ड्राफ्ट है। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये स्टेटमेंट इन इक्विटी के लिए शायद इंपॉर्टेंट था। फाइनल कैश डिविडेंड ईपीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ईपीएस के लिए सिर्फ ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2021 इट इज डिस्कवर्ड, यानी 21 की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद पता चला, लेकिन ऑब्वियसली भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, वही ना, ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट बन गई उसके बाद पता चला, मतलब अभी तो हमारे हाथ में है। सवाल के ऊपर एक अच्छा सा लफ्ज लिखा हो सकता था, 2021 का साल है ना, तो टुडे इज 10 मार्च 2022, कोई मसला नहीं, 10 मार्च 2022 को 31 दिसंबर 21 का डेटा हमारे पास अभी हाथ में होता है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 21, मतलब मिसाल के तौर पे फरवरी 22 में ये पता चला है, कोई मसला नहीं, IS 10 लगा देंगे। फरवरी 22 में ये पता चला है, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ 12 मिलियन रिलेटिंग टू प्लांट कैपिटलाइज्ड ऑन यकम अगस्त 2020 was wrongly expensed and this is subsequently measured using the cost model। और बैलेंस डेप्रिसिएशन किस पे यूज हो रही है, कैलकुलेट हो रही है, रिड्यूसिंग
बैलेंस मेथड पे। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना था, आप लोगों ने 20 में खड़े होकर, आपको ये पता नहीं था, 21 में खड़े होकर जब अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में थी तो ये पता चला, तो आप लोगों ने 20 की ईपीएस में पैट ये यूज करना था, ये 20 की ईपीएस में पैट ये यूज करना था, और शेयर्स इन दो एडजस्टमेंट से निकालने थे, फौरन इजी नंबर आ जाने थे। ये हो गया 20 की ईपीएस। 21 की ईपीएस के लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेने थे इस एडजस्टमेंट से, ओपनिंग उधर से उठा के। 21 का पैट 66 नहीं लेना था, क्योंकि इस गलती के परवेसिव असरात हैं, मतलब किसी एक साल पे नहीं पड़े असर, दोनों सालों पे असर पड़ेगा। इंस्टॉलेशन ऑफ 12 वॉज गलती से एक्सपेंस। अब रेक्टिफाइंग एंट्री जो बननी थी वो पिछले साल बननी थी, वो एंट्री बताएं क्या बननी थी, प्लांट डेबिट और एक्सपेंस। प्लांट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट होने की वजह से पिछले साल के प्रॉफिट बढ़ाने पड़ने थे, एक्सपेंस आपने यहां आके लिखना था प्लस, लेकिन 2020 की ईपीएस 48 की बेस पे निकालनी थी। 20 में खड़े होकर, हेडिंग पता है क्या होती है, 20 में खड़े होकर 20 की ईपीएस और 21 में खड़े होकर 21 की, और जब 20 में खड़े होकर 20 की ईपीएस निकालनी थी तो 48 लेना था, जब 21 में खड़े होकर 20 की ईपीएस निकालनी थी तो 48 में जमा करना था 12 और माइनस करनी थी डेप्रीसिएशन, वो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीनों की, भाई 2 एडजस्टमेंट्स करनी थी। और इस प्रॉफिट में सिर्फ एक एडजस्टमेंट करनी थी, आपने डेप्रीसिएशन माइनस कर देनी थी 12 महीने की। तो लेकिन 21 की ईपीएस 66 की बेस पे निकालनी नहीं थी, क्योंकि वो गलती 21 में ही पता चल गई है, मतलब 22 में पता चली है, वो तो IAS 10 की वजह से। तो 21 की ईपीएस, अब रूल क्या बन गया, 20 की ईपीएस 48 की बेस पे निकालनी थी और 21 की ईपीएस इसको सेट करना था, और 21 में खड़े होकर जो 20 की रीस्टेटेड थी उसके लिए आपने 48 को सेट करना था, न्यूमरेटर भी रीस्टेट होना था, और डिनोमिनेटर में तो वो रीस्टेट का फैक्टर लग ही जाता होता है, राइट इशू की वजह से लगना था और वो सारा हो जाना था। जहां तक ताल्लुक है स्टेटमेंट इन इक्विटी का, तो उसमें आप लोगों ने एंट्री करनी थी कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। 100 रुपए को 20 तरफ 10, 200 मिलियन को ले जाना था शेयर कैपिटल में और 8 मिलियन को ले जाना था शेयर प्रीमियम में। उसके बाद जो है वो ऑन जकम अक्टूबर सीएल इशू 15% बोनस शेयर की एंट्री करनी थी, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, वो फेस वैल्यू से करनी थी, 24 रुपए को इग्नोर करना था स्टेटमेंट इन इक्विटी बनाते हुए। और अगले साल तो ये सादा सी एंट्री होती है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, इसकी तो आसान सी एंट्री होती है, ये स्टेटमेंट इन इक्विटी में जानी थी। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी उसने मांगी थी 21 की, 20 में खड़े होकर 20 की स्टेटमेंट इन इक्विटी नहीं बनानी थी। ईपीएस उसने क्या मांगा था, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस टू बी डिस्क्लोज्ड इन द P&L फॉर ईयर एंडेड 21 एंड 20, यानी 20 में खड़े होकर भी 20 की ईपीएस और 21 में खड़े होकर भी 20-21 की। लेकिन स्टेटमेंट इन इक्विटी उसने नहीं मांगी इस तरह, स्टेटमेंट इन इक्विटी सिर्फ उसने कहा है कि 21 में खड़े होकर मुझे बना दो। तो जब 21 में खड़े होकर बनानी थी तो 21 में 20 को रीस्टेट करना पड़ना था, क्योंकि 21 में तो खड़े होकर पता चल गया 20 की गलती। तो अब प्रॉफिट कौन सा लेना था, प्रॉफिट 21 में लेना था 66 में से डिडक्शन माइनस करके, और 48 में इंस्टॉलेशन ऐड करके और डेप्रिसिएशन माइनस करके, ये प्रॉफिट लेना था। सरप्लस को उसी में डायरेक्ट शो कर देना था, इसकी एंट्री करनी थी सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, और फाइनल कैश डिविडेंड को ये तो 21 में डालना था, ये तो 21 में डालना था फाइनल कैश डिविडेंड, एंड बस गलती सही हो जानी थी। निकालें IFRS 15 MCQs। कितने लोगों ने 100% यही किया था, क्या गलती क्या हुई थी, हल्की फुल्की गलती क्या हुई थी, जल्दी बताएं, जल्दी बोले ना, ऊंची बोलें, क्या गलती हुई थी। IFRS 15 MCQs पेज नंबर, इधर देखें जरा, किधर है रेवेन्यू, तसल्ली से पढ़ें ये दोनों, और अगर कोई थ्योरी वगैरह कोई चीज भूली हुई तो फिर मैं आपको बताता हूं।
जी इस साल में कंपनी अभी पहले साल में बनी थी, तो रिटेन्ड अर्निंग में तो ईयर एंड पे सिर्फ प्रॉफिट ही जाना था, उससे पहले तो कोई चीज नहीं थी जानी, ना ही ओपनिंग रिटेन अर्निंग नहीं थी। तो फिर जो पहले शेयर इशू किए थे उनमें से बोनस शेयर इशू करने थे शेयर प्रीमियम में से, या रिटेन्ड अर्निंग में ज्यादा नहीं। ये तो बोनस शेयर की एंट्री मेरे ख्याल से दोनों ही चलती थी R1 में, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। आप क्या करते थे, अगर शेयर प्रीमियम पड़ा होता था तो उसमें से करते थे, ठीक है, कोई मसला नहीं। चलें जल्दी करें। A manufacturing company enters into a contract where price adjustments depend on customer satisfaction rating. बताएं जी इसका मतलब क्या है। ये बैग मैं आपको बेच रहा हूँ 5,000 रुपये का, अगर आपको पसंद आया तो फिर मुझे 500 रुपये और दे देना, और अगर आपको पसंद ना आया तो 200 रुपया फिर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप बताएं ये क्या कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल कॉन्सिडरेशन, वेरिएबल कॉन्सिडरेशन। आप पढ़ लें क्या कौन सी ऑप्शन है, जल्दी बताएं। एक्सेलेंट। एक ऑप्शन ये है कि मैं फुल रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूं 5,000 रुपए का जो बैग बेचा है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि रिकॉर्ड रेवेन्यू बेस्ड ऑन मोस्ट लाइकली अमाउंट टू बी रिसीव। मतलब मैं 5,000 का रेवेन्यू बुक ना करूं, मैं कहूं मेरा तो पास तजुर्बा है, कई साल का बैग तो मैं बना ही रहा हूं, तो मैं 55 रेवेन्यू बुक कर लूं, ये भी ठीक है। और मुझे पता है मेरी चीज़ खराब है तो फिर मैं 55 रेवेन्यू बुक नहीं करूंगा, फिर मैं 4800 रेवेन्यू बुक। यही तरीका है मोस्ट लाइकली वाला मेरे ख्याल से। तो रिकॉर्ड रेवेन्यू एट द मिनिमम प्राइस, मिनिमम मतलब ये तो कोई बात नहीं है, अगर आपको पता है कि अल्लाह का शुक्र है आपकी चीज़ अगले को पसंद आ जानी है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। रिकॉर्ड रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट, ये तब रिकॉर्ड करते हैं जब प्रोजेक्ट चल रहा हो और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मालूम ना हो रही हो। तो लिखें, जब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मालूम ना हो रही हो तब कॉस्ट के बराबर रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, जब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मालूम ना हो रही हो। एमसीक्यू कराना मकसूद नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना मकसूद होता है। जी ट्रीट एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो जो डिस्टिंक्ट वाला कॉन्सेप्ट था, स्टेप 2। हाँ फिर कॉस्ट तक रेवेन्यू बुक होता है। कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड ईदर ऑन इट्स ऑन और टुगेदर विद, बिल्कुल ये बात पढ़ी थी हमने उसमें। प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड इज सेपरेटली आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये बात भी पढ़ी थी। एंटिटी रेगुलरली सेल्स द गुड्स टू अदर कस्टमर, ये बात भी वहां पढ़ी थी। लेकिन आप लोग अगर रिवाइज करेंगे स्टेप 2 तो ये बात कहीं नहीं पढ़ी थी, तो ये तो जल्दी से पकड़ ली होगी। पीछे चलें। कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, ओवर टाइम। ओवर टाइम तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं जब कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम करा हो चीजें, या जैसे जैसे एंटिटी क्रिएट कर रही है वैसे वैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, या सेलर एक ऐसी चीज बना के दे रहा है जो सेलर के किसी काम की। ओवर टाइम जब कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम कर रहा हो, या एंटिटी की परफॉर्मेंस ऐसी चीज क्रिएट करी हो जिसको कस्टमर साथ साथ कंट्रोल कर रहा हो, या फिर जो है वो एंटिटी ऐसी चीज बना रही हो जो जिसका कोई अल्टरनेट यूज ना हो एंटिटी को, और अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे तो एंटिटी के पास ये राइट है कि वो पैसे मांग सकती है परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट के, जिसको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कहा जाएगा। यानी ये नहीं सिर्फ कॉस्ट प्लस पेनल्टी हो या खाली कॉस्ट रिकवरी हो। सेल ऑफ लैपटॉप का तो रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होगा, बिका और रिकॉर्ड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ कस्टम वेयर हाउस, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक वेयर हाउस बन रहा है, तो मतलब उसके प्रेमिसेस पे जाके बन रहे, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, मतलब और कोई ऑप्शन बचती नहीं थी ना, मतलब इतनी डिटेल तो उसने दी नहीं इसकी, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं बचती। पॉइंट C2, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर फॉर सेल ऑफ गुड्स। याद रखिएगा मैन्युफैक्चरर जो रिटेलर्स के लिए चीजें बनाते हैं ना, वो चीजें होती हैं, पंखे बना रहे हैं, बोतल बना रहे हैं, ये तो इन चीजों पे पहले 2 स्टेप तो वैसे ही नहीं लगते, क्योंकि ये कस्टमर को डिलीवर होती हैं बनने के बाद।
मैंने आपको बता दिया था, जो चीज बनने के बाद डिलीवर हो उस पर पहले 2 स्टेप तो वैसे ही नहीं लगेंगे। और तीसरा स्टेप बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा इस पे, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे जैसे कोई ऐसा स्पेशल चीज नहीं उनको बना के दे रहे होते जो एंटिटी के बाद में किसी काम की नहीं है। मैन्युफैक्चरर तो रिटेलर को सादा चीजें बना के दे रहे होते हैं। आगे चलें। अ सेल ऑफ फिनिश गुड्स, तो इसको असल में तो क्रॉस करना ना। अ सेल ऑफ फिनिश गुड्स विद अ रिटर्न पॉलिसी, मतलब चीजें आप वापस कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होना है या ओवर टाइम रिकॉर्ड होना है, मतलब चीजें तो बिक गई ना, बस वापस कर सकते हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर चीजें वापस आनी है तो देखें, अगर आने का चांस है तो फिर आप इसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी किसी हद तक बुक कर लें, और जैसे 200 बल्ब बेचे थे 180 आने का चांस था, वो डिस्कशन इसमें है। तो ऑप्शन असल में यही बचती थी जी। 37 हो गया। ये आसान था या इसको समझाने की जरूरत है? आसान था। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, ये मैंने आपको कहा था कि ये हमें बड़ा अच्छा आना चाहिए। ऑन यकम जनवरी 22, ये प्रेजेंटेशन का सवाल है। ऑन यकम जनवरी 22 अ कंपनी एंटर्ड इनटू अ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू इंप्लीमेंट अ सॉफ्टवेयर बाय 30 जून। कितने अरसे में से सॉफ्टवेयर बना के देंगे? 6 महीने में। तो इसमें अगर तीसरा स्टेप लग रहा हुआ ना, तो सॉफ्टवेयर हाउस रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा ओवर टाइम, और अगर तीसरा स्टेप ना लग रहा हुआ तो फिर तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा 6ठे महीने के एंड पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सवाल ने रेवेन्यू रिकॉग्निशन पूछी नहीं। एज पर कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट वाज रिक्वायर्ड टू पे 10% एडवांस ऑन 31 जनवरी। कई दफा एक इतना लफ्ज अजीब सा डाल रहे हैं, बट द क्लाइंट पेड ऑन 15 फरवरी। बेशक बट भी डाल लें, बट से और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा पेपर में। लेकिन क्लाइंट वॉज रिक्वायर्ड टू पे का मतलब होता है यू हैव एन अनकंडीशनल राइट। आगे पैसे जब मर्जी आए, उसने सवाल को मुनासिब रखा था, लेकिन अगर वो आगे बट डाल देता तो भी आपने यही जवाब दे के आना था। आप बताएं मेरा अनकंडीशनल राइट कब बना है? व्हेन आई हैव द राइट टू डिमांड मनी, 31 जनवरी। लेकिन एक्चुअली पैसे कब आए हैं और चीजें कब डिलीवर होनी है? अब ना पैसे आए ना चीजें डिलीवर हुई, बल्कि मैंने उससे 10% एडवांस मांगा 31 जनवरी को, वो भी उसने 15 फरवरी को दिया। मेरा सवाल है कि एडवांस मांगने का हक कब बन गया था? तो एंट्री होगी रिसीवेबल डेबिट 10% अमाउंट से, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पूरी अमाउंट से ना कीजिएगा, तो सारी पता 10% लेने का अनकंडीशनल राइट है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इसको लिखे अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो गया। एंटिटी रिकॉर्ड रेवेन्यू ओवर टाइम इफ, जी कौन सा ऑप्शन? देखें ए भी सही है, लेकिन वो अधूरी बात है ना, वो अधूरी बात है। Company enters into a construction contract to build a warehouse for a customer. The agreed price is 20 million and specified completion date is 31 October. However, contract provides the company should receive incentive payment of 25 lakh if the warehouse is completed before 30 June. Similarly, the price will be reduced by 2 million if the warehouse is not completed until after 31 December. 15% चांस है कि वेयर हाउस कंप्लीट हो जाएगा बिफोर 30 जून, 80% चांस है कि इट विल बी कंप्लीटेड बाय 31 अक्टूबर, एंड 5% चांस है इट विल नॉट बी कंप्लीटेड। मैंने कहा था दो ऑप्शंस हो तो फिर दोनों में से हायर परसेंटेज वाली अमाउंट उठा लीजिएगा, लेकिन 3 ऑप्शंस हो तो फिर प्रोबेबिलिटीज लगाइएगा। आप बताएं टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? टोटल कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? अच्छा, इसके भी मैंने 2 तरीके बताए थे आपको। मैं अब किस तरीके से करता हूं, चलें उस तरीके से कर देते हैं। 15% प्रोबेबिलिटी डेट वेयर हाउस विल बी कंप्लीटेड बिफोर 30 जून। फिर बताएं कितने पैसे मिलेंगे हमें? 22.5। ये भी एक तरीका बताया था मैंने कि 2.5 खाली ना लें, 22.5 कर लें इसको। चलें जाने दें, 22.5 करें, 22.5। 80% चांस दैट इट विल बी कंप्लीटेड बाय 31 अक्टूबर। ओहो, फिर तो 20 ही मिलेंगे। एंड 5% चांस दैट इट विल नॉट बी कंप्लीटेड अंटिल आफ्टर 31। फिर तो उल्टा जर मानना पे करना पड़ेगा। कैलकुलेटर पकड़े, 22.5 जरा 15% जमा 20 जरा 80%
जमा 18 ज़रब 5%, जी 20 पॉइंट। इसका एक और तरीका भी था, 20 को इधर रखते, 20 को इधर रखते, 2.5 का चांस 80%, 15%, 2.5 का चांस 15%, इसको ऐड कर देते, कितना बन रहा है? 0.375। और अगर 80% चांस है कि एग्जैक्ट उस दिन पूरा होगा, फिर तो मतलब जीरो है, बोनस पेनल्टी जीरो है फिर तो। और जुर्माना 2 × 5%, इसको लेस कर देते, 0.1। जवाब वही जवाब आ गया ना। कितने लोगों को आज याद आए हैं ये दो तरीके? या तो पूरे 20 से खेल लेते हैं, पूरे 20 से खेलने का तरीका बताएं क्या है? 20 में फिर बोनस डालें और फिर परसेंटेज लगाएं, पेनल्टी निकालें फिर परसेंटेज लगाएं। कौन सा तरीका सेफ लगे? मुझे पहले वाला लगा है, मुझे पहले वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगा है, यानी पूरी प्राइस को पकड़ के उससे खेलो। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, रिवीजन करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अगर तो हैं टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, टू विन कॉन्ट्रैक्ट, वो तो कैपी, लेकिन वो भी एक्सपेंस होती हैं अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो फिर तो वो एक्सपेंस हो जाएंगी साथ ही, अगर सेल उसी साल रिकॉर्ड हो जाए। देखिए ना, आपने सेल्स स्टाफ को बोनस दिया कॉन्ट्रैक्ट विन करने पे, तो क्या होगा? सेल्स स्टाफ को आपने जो बोनस दिया कॉन्ट्रैक्ट विन करने के ऊपर, तो ये कैपिटलाइज करें और जैसे जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो वैसे वैसे एक्सपेंस में डालें। और अगर सारी सेल उसी साल रिकॉर्ड होगी, यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी, सारी सेल उसी साल रिकॉर्ड होगी, फिर कोई तुक बनती है उसको ऐसा ऐसा एक्सपेंस में डालने की। और जो कॉस्ट टू ऐसी हैं जो इंक्रीमेंटल नहीं है बल्कि नॉट इंक्रीमेंटल है, उनको क्या करें? फौरन एक्सपेंस में डाल दें। लेकिन अगर वो कस्टमर से रिकवरेबल है तो उनको, ये चार बातें याद आ गई हैं तो हाथ खड़ा कर दें। पहली बात इंपॉर्टेंट है, वो मैं दोबारा करने लगा हूं। आपने सेल्स स्टाफ को कमीशन दिया 10 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट विन करने पे, ये 10 मिलियन ऑप्शन वन ये है, ये 10 मिलियन आप डाल देंगे एसेट में, और इसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे वैसे वैसे इसको एक्सपेंस में डालेंगे। मैंने कहा था लाइक इंटेंजिबल। दूसरी ऑप्शन ये थी कि, दूसरी ऑप्शन नहीं मादरत, और अगर खुदा ना खास्ता सारा ही रेवेन्यू इस साल रिकॉर्ड हो गया तो फिर अकाउंटिंग ज्यादा आसान हो गई, तो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्यों बोला है, फिर सारे के सारे को एक्सपेंस में डाल देंगे। रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, ये पूरी बात है अधूरी बात है? कौन सी वाली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल या नॉट इंक्रीमेंटल? नहीं बताया हुआ। तो ये जनरल बात सही है कि हमेशा एक्सपेंस में ही डालनी है, कभी कभी इन्वेंट्री में जाके आहिस्ता आहिस्ता आगे चलें। रिकॉर्ड एज एन एसेट इफ दे रिलेट टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन which is satisfied, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, इनको एज एसेट पड़े रहने दो। भी ये तो फिर एक्सपेंस में चली जानी चाहिए थी मेरे ख्याल से। फिर हम इन्वेंट्री में हम इन्वेंट्री से निकालते थे, इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट कर देते थे, याद आ रहे? बोले ना, अगर सेल बुक हो गई है तो फिर इसको एसेट बना देना चाहिए या इसको भी एक्सपेंस में डाल देना चाहिए? अब आगे चलें। रिकॉर्ड एज एन एसेट इफ दे आर नॉट ये मतलब ये इन्वेंट्री में डाल दो अगर नहीं रिकवर होनी, रिकवर होनी होती फिर शायद हम सोचते, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत बात है। रिकॉर्ड एज एन एसेट इफ दे रिलेट टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विच हैज नॉट येट बीन, लेकिन फिर भी उसको इंक्रीमेंटल का लफ्ज जरूर लिखना चाहिए था कि वो डिस्कशन कौन सी कॉस्ट की कर है, इंक्रीमेंटल या नॉट इंक्रीमेंटल। ये है आईकैप की स्टडी टेक्स्ट के सवाल, इनमें थोड़े थोड़े मसले हैं। आईकैप के पास पेपर के सवाल बनाते हुए बहुत ध्यान रखा जाता है। स्टडी टेक्स्ट में तो एक पूरी लॉट डालनी थी सवालों की, जिसकी वजह से मसले आए। जी
इससे 20.475 आ रहा है। फाइन तो माइनस होना है ना, पेनल्टी ऐड होनी है। अच्छा, बस 1-2 मिनट ले जाएं, फिर नमाज का टाइम है। बाकी इसमें थोड़ा सा तो रह जाएंगे एमसीक्यूज, वो फिर मैं अब अकेले ही वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा या आपको मैसेज कर दूंगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये जरा आप तशरीफ लाएं। एमसीक्यू नंबर 2, वेल लिमिटेड इज एन एजेंट। एजेंट पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं या अपना हिस्सा? एजेंट हु वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ डॉल्फिन, अ फेमस परफॉर्मर। फेमस परफॉर्मर कोई बंदा है, मतलब परफॉर्म करता है, करतब दिखाता है आगे, तो उसने वेल को अपना एजेंट रखा हुआ है, तो असल पैसे तो परफॉर्मर को जाने हैं, असल पैसे तो इवेंट के परफॉर्मर को जाने हैं। एजेंट ने तो सिर्फ इवेंट अरेंज करवाया, उसको क्या जाने हैं? कमीशन। WL has just collected 100 million from promoters in terms of ticket sale for recent show done by Dolphin. डॉल्फिन जो कि करतब दिखाता है, उसने किसी जगह करतब दिखाना था, तो किसी हॉल वालों ने वो फंक्शन अरेंज किया, तो टिकट सेल के असल पैसे तो परफॉर्मर के हैं, लेकिन जिसने वो फंक्शन अरेंज करके दिया उसका 10% कमीशन है। आप बताएं 100 मिलियन जो हमें रिसीव हुए हैं, हम वेल लिमिटेड है, सवाल वेल लिमिटेड का है, सवाल ने पूछा नहीं हुआ वेल लिमिटेड की एंट्री करें, लेकिन जहां से शुरू हो रहा होता है सवाल उसका होता है। तो वेल लिमिटेड ने जो 100 मिलियन रिसीव किया उसकी क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट 100 मिलियन, पेएबल टू डॉल्फिन जो कि एक फेमस परफॉर्मर है 90 मिलियन, और इनकम क्रेडिट 10 मिलियन। आई कैप ने गलती से ट्रेड पेएबल 90 लिखा हुआ है, हालांकि ट्रेड पेएबल नहीं होना चाहिए, पेएबल टू डॉल्फिन होना चाहिए। ट्रेड पेएबल तो नहीं है, ट्रेड पेएबल तो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो टिक करनी थी। चलें ठीक है, जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मंडे को हम मिलेंगे, घंटे 2 की क्लास भी कर लेंगे, बस आखिरी हमारी क्लास